सर बहुत ही बेस्ट बेहतरीन सब्जेक्ट है सर, बेस्ट सब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे हर टीचर यही बोलता है, अकाउंट्स को बेस्ट बोलता है, लॉ को बेस्ट बोलता है। मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान तभी लगता है जब चैट बॉक्स बंद होते हैं। ये चीज़ मैंने अब भी ऑब्जर्व कर ली। तो लीजिए, चैट बॉक्स हो गए बंद। इट्स ऑन माई चैनल बेटा, सीए आदित्य शर्मा चैनल का नाम है। आप कौन से चैनल पे चले गए? चलिए सर, ये सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन है सर, ये सब्जेक्ट अद्भुत है। क्यों सर? क्योंकि सर मैं जिस कंट्री में रहता हूँ ये उसके बारे में बताएगा। सर नहीं समझ में आया, एक बार वापस से बताओ मुझे। एक बात बताओ, अज्यूम कर लेते इकोनॉमिक्स एक बार पूरा पढ़ चुके हैं। सर इकोनॉमिक्स में क्या बताया, कौन सी टाइप की इकोनॉमी है आपकी, कौन से टाइप की इकोनॉमी है, कौन सी प्रॉब्लम आती है, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस, मार्केट एंड इट्स फॉर्म, बिजनेस साइकिल। सर सब सिखा दिया। सर इतना नॉलेज लेने के बाद ना मैं बिजनेस में चला गया। दोस्तों सर कहीं ना कहीं मुझे बिजनेस के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। ये जो एज ओल्ड थियरीज पढ़ते आए हो ना सर, इससे धंधा नहीं होगा। सर जरूरी है थियरी को समझना, पर अलोन ये थियरी आपकी मदद नहीं करेगी। सर बिजनेस को समझने के लिए, बिजनेस को करने के लिए आपको बिजनेस का कॉमर्स का नॉलेज चाहिए रहेगा, यानी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चाहिए रहेगा। तो सवाल यह है कि सर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्या होता है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का मतलब होता है बेटा, बिजनेस करना है ना तो तेरे को जो जो नॉलेज लगेगा वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सर उदाहरण दीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। सर एक छोटा सा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लेते हैं। लेट से कल करके आपने एक फैक्ट्री डाल दी, ठीक है, फैक्ट्री डाल दी, उस फैक्ट्री में चलो गलती से एक आग लग गई और 10 करोड़ का सामान जल के खाक हो गया। मैंने फाउंडेशन की बुक्स उठाई, और बाप रे फाउंडेशन की बुक्स उठाऊं और मेरे को इकोनॉमिक्स में बताया होगा सर ने आग लगने पर क्या करना चाहिए, आग लगने पर क्या करना चाहिए। पूरी इकोनॉमिक्स की बुक छान ली, लॉ भी देख लिया, अकाउंट्स भी देख लिया, मैथ्स तो देखा ही नहीं, पता था उसके अंदर ये चीजें नहीं रहेंगी। सर कोई भी थियरी ने आज तक ना हमको किस तरीके से बिजनेस करना है ये नहीं सिखाया। कोई थियरी आपको बिजनेस किस तरीके से करना है ये कभी नहीं सिखाएगी। बेटा लाइक ठोक दो, ठीक है, बहुत लोग हैं अभी, लाइक ठोक दो। तो कहने का तात्पर्य है सर ये कोई किताब में नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में सिखाया जाएगा कि धंधा करना है या क्लाइंट को तेको एडवाइस देनी है तो तेको इन चीजों का कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए। सर आपको सिखाया जाएगा आपकी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रखा है। सर इरडा यानी कि जो आपकी इंश्योरेंस पार्ट है वो किस तरीके से रेगुलेट कर रही है। सर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रखा है, सेबी किस तरीके से आपको रेगुलेट कर रही है, किस तरीके से आपकी मदद करेगी। सर ये सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में बताया जाएगा। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे सहायता करने वाले कौन कौन हैं। सर क्या इतना डीप में बताया जाएगा? यस गाइस, आपको इस सब्जेक्ट में सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बिजनेस को फैसिलिटेट करने वाली वो बताया जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले यह भी बताया जाएगा कि सर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप इंप्लॉयमेंट में हैं, यानी कि वही जॉब हो गया, या आप प्रोफेशनल हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, तीनों में फर्क क्या है। सर ये फर्क जानना जरूरी है। हाँ आपको जानना जरूरी है। सर मेरे को जॉब नहीं करना, क्यों जॉब नहीं करना है? तुझे पता है क्या सैलरीड पर्सन मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल मतलब क्या होता है और बिजनेस पर्सन मतलब क्या होता है? सर जब तक हमको ये कॉमर्स के वर्ड ही नहीं पता है हम रियल वर्ल्ड में कैसे स्टैंड करेंगे। सर कल करके आपको बोल दिया आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मस्त टाई वाई लगा कर गए क्लाइंट के पास और क्लाइंट बोल रहा है भाई मेरा आर्बिट्राज का काम कर दे, तुम बोले हैं आर्बिट्राज तो सुना ही नहीं मैंने। तो भैया आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है या नहीं? सर होना जरूरी है। सर इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दे दिए गए हैं आपको कंपनी के की सक्सेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में। अब होता यह है कि स्टूडेंट को हर बार ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट हमारा बर्डन क्यों बढ़ा रही है। 200 मार्क्स की सीपीटी थी सर, हमने क्या पाप किया, 400 मार्क्स का फाउंडेशन कर लिया। बेटा इंस्टीट्यूट तुमको इतना कंपिटेंट बना रही है, जो एक टाइम पे सीपीटी वाला स्टूडेंट नहीं था, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का होने के बाद 172 मार्क्स स्कोर कर लिया। मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं तो जय माता दी मैंने भी तो किया होगा साहब। उसके बाद सारा इंटर और फाइनल के अंदर बहुत मेहनत करी, वो बात अलग है, लेकिन सर जय माता दी भी तो था। तो सर इकोनॉमी में कोई कचरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ना आ जाए, एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉप क्वालिफाइड प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट में कैसे कन्वर्ट करता है, ये इस सब्जेक्ट में बताया गया है। हमें आदत है सर सब्जेक्ट के अंदर ना कुछ नुक्स निकालने के लिए, पर मैं आपको कह सकता हूं ये बेस्ट में से बेस्ट सब्जेक्ट है। क्या करना है सर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ समझना है।
सर और कुछ ज्ञान मिलने वाला है कि सब्जेक्ट से? बहुत बेटा बहुत ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक मस्त चैप्टर है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। वो चैप्टर मॉर्निंग में लेंगे अपन, और मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। साहब ऐसा अद्भुत नजारा आपको किसी क्लास में देखने को नहीं मिला होगा, जब किसी टीचर ने कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के अंदर मार्केट के चैप्टर के अंदर मार्केट में ट्रेडिंग करके दिखाया हो आपको। सर मैं आपको बैंकिंग के चैप्टर के अंदर जब बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करके दिखाऊंगा जो बंद हो चुका है, क्योंकि मैं आपको अपना बैलेंस नहीं दिखा सकता। सर कहने का तात्पर्य ये है कि सर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी थियरीज हैं, सब थियोरेटिकल नॉलेज आपको दे रहे हैं, पर यही सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिकल इंसाइट से जोड़ेगा। साफ मार्क्स को 2 मिनट तेल लेने जाने दो, लेकिन ये चैप्टर आपको डिटेल में बताएगा कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। कल करके बोल दिया आपको क्लाइंट ने, भैया मुझे हेज मैनेजर की ज़रूरत है, तुम बोलोगे साला हेज तो सुना ही नहीं हमने। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब कई बार जब स्टूडेंट इंटर में जाता है ना, वो ये चीज़ कहता है कि सर, इंटर में जाने के बाद बोलता है अरे यार इतना ऑलरेडी बर्डन हो गया, काश फाउंडेशन तो इतना इजी था, काश फाउंडेशन में ये चीज़ डाल देते। तो इंस्टीट्यूट ने वही किया है, और सबसे बेहतरीन पार्ट है एमसीक्यू पार्ट में डाल दिया, आपको कुछ भी इन्होंने तकलीफ नहीं दी। तो ये सब्जेक्ट आसान है, बेहतरीन है, मस्त है, मैं आपसे करवा लूँगा। और साहब एक बार नोट्स की तरफ नज़र मारिए, सर नोट्स की तरफ नज़र मारिए। ब्लू कलर के वर्ड आपको एमसीक्यू में आएंगे। सर एक एक चीज़ डिटेल में समझाइए, विद जहाँ पर एग्जाम्पल्स बैठ सकते हैं फ़ोटोज़ के साथ। सर उसके बाद हर एक चीज़ को कलर कोडिंग दी गई है, आपके लिए बेस्ट तरीके से बनाया गया है। क्यों बता रहे हो सर? आप ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आए हो सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सर पार्टनरशिप, एलएलपी, सर सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कल से इसी को फास्ट ट्रैक पे शिफ्ट कर देंगे। और आपके पास रेफरेंस के लिए, क्रॉस रेफरेंस के लिए मेरे मेन नोट्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और कोई भी क्वेरी रही तो 7410134858 पर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए जी शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन अद्भुत सब्जेक्ट की, जिसका नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन। सर मैं आज सुबह उठा, मैंने उठते से सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया। सर जिसको मैसेज करने थे उनको मैसेज कर दिए, मतलब स्टूडेंट्स वगैरह को रिप्लाई कर दिया। आप समझ ही रहे होंगे, आप मुझे गलत नहीं समझ रहे होंगे, मैं मानता हूँ। तो सर जिसको मैसेजेस वगैरह करने थे, उठा, ब्रश वश किया, रेडी हुआ। मम्मी ने आज मस्त उत्तप्पा बनाया तो उत्तप्पा खाया। उसके बाद एक स्टूडेंट का बुक डिस्पैच करने जाना था, मेरा स्टाफ छुट्टी पर है काफ़ी दिनों से, तो मैं बुक डिस्पैच करने गया। सर मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ इस दिन भर में मैं क्या किया। फिर सर मैं थोड़ा आराम किया, फिर सर एक बैच थी मेरी कॉस्टिंग की बैच ली। सर उसके बाद एक स्टूडेंट का कॉल आ गया, उससे बात करी। उसके बाद एक दोस्त का कॉल आ गया, अब ज़्यादा डिटेल में मत पूछना कौन दोस्त। तो सर दोस्त का कॉल आ गया, उससे बात करी। उसके बाद फिर आपकी क्लास लेना चालू किया। इन बिटवीन एक 5 मिनट का लेक्चर लिया मैंने इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सर मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में ऑक्यूपाइड था। कुछ इसमें से पर्सनल एक्टिविटीज़ थी, कुछ इसके अंदर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ थी। प्रोफेशनल वर्ड, क्योंकि सर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक प्रोफेशनल, इसलिए प्रोफेशनल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो सर दिन भर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ वर्क से रिलेटेड और कुछ ना कुछ लाइफ से रिलेटेड काम करते हैं। तो सर ये वर्क और लाइफ के अंदर लाइफ वाले पार्ट को छोड़ दो सर, सिर्फ वर्क वाले पार्ट को अगर कंसीडर करूँ तो ये है स्कोप बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का। सर मैं बुक डिस्पैच करने गया, आपको ये पढ़ाया, एक कॉस्टिंग का लेक्चर लिया, स्टूडेंट से 5 मिनट बात करी, उसके बाद दोस्त से बात करी, वो बात नहीं बोल रहा मैं, स्टूडेंट से 5 मिनट बात करी और आपका लेक्चर ले रहा हूँ। सर ये सारी की सारी चीज़ें मेरा दायरा है। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज मीन्स ह्यूमन बीइंग इज एंगेज इन वर्क एंड लाइफ। डेली वो कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करता है, डेली वो कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी करता है। तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा हमारा कमर्शियल पार्ट के ऊपर, वर्क रिलेटेड पार्ट पे। बिजनेस लाइफ अपना लाइफ और लीजर प्लेजर के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं रहेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। नाउ लेट्स रीड दिस आउट। ह्यूमन एंगेज देमसेल्फ ऑल्टरनेटिवली। सर मतलब काम आराम दोनों चीजें चलती है। ह्यूमन एंगेज देमसेल्फ ऑल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। वी वर्क टू अर्न इनकम। Daily we engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services. We also live in family and engage in social activity. Yes sir, सर मेरी एक छोटी बच्चों मेरी एक भांजी है छोटी सी, आप लोगों ने देखा होगा उसको, नहीं तो मैं कल लेकर आऊँगा उसे। लाइक कम है बेटा अभी भी, कोई बात नहीं, तुम लोग मतलबी हो रहे, स्वार्थी हो रहे हो, और शेयर करो चारों तरफ। तो मेरी एक भांजी है छोटी सी, मैं उसको लेकर आऊँगा कल, ठीक है।
तो कहने का तात्पर्य ये था सर, मेरी छोटी सी भांजी है, वो दिन भर घर में खेलती है, उसके साथ मेरे को खेलने में मजा आता है, तो सर ये क्या है, सोशल एक्टिविटी में भी खुद को ऑक्यूपाइड रखता हूँ। तो सर ये पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले, इन दिस चैप्टर वी इलेबरेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी while focusing on business and domain of business and commercial knowledge। सर पूरा का पूरा दायरा बिजनेस से रिलेटेड है। आदित्य शर्मा सर, आपने दिन भर में क्या किया? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। यानी कि सर अगर आप कुछ पर्सनल काम कर रहे हो, आपके व्लॉग्स बना रहे हो सर, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप लेक्चर ले रहे हो उसमें इंटरेस्ट है। सो आई गेस द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव इनटू द सब्जेक्ट। सर डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सर डोमेन का मतलब क्या होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डोमेन का मतलब होता है स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। सर मेरी लैंग्वेज में डोमेन मतलब दायरा, सर एक लक्ष्मण रेखा जिसको मैं पार करके नहीं जा सकता। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो बहुत ही ज्यादा वास्ट था सर वो मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, माइक्रो मैक्रो सब ले रहा था। वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो भैया स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट का मतलब होता है डोमेन ऑफ दिस सब्जेक्ट, एंड डोमेन का मतलब होता है स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमेन मतलब क्या होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डोमेन मतलब स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो सर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का स्कोप क्या है, दायरा क्या है सर, इसका स्पेसिफाइड स्फीयर क्या है? साहब बहुत सिंपल है, इट इज वास्ट सर, इट इज एवर इवॉल्विंग सर, ये दिन रात बदलता रहता है। ऑनेस्टली मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को क्वारंटीन का मतलब पता था लॉकडाउन से पहले? आई गेस आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता था। तो भैया क्वारंटीन वर्ड सर आपको पता था क्या? हाँ मुझे पता था। कैसे? हमारे पास जो मेल आते थे, मैं जब केपीएमजी बिग फोर में काम करता था, तो हमारे पास जो मेल आते थे, जो स्पैम मेल थे, वो क्वारंटीन में चले जाते थे, यानी डिलीट नहीं होते थे। आप 2 3 4 5 दिन बाद जाके क्वारंटीन में जाके उसको चेक कर लो और उसको डिलीट कर दो। तो वहां से हमने क्वारंटीन वर्ड सीखा। पर सर एक क्वारंटीन वर्ड हमारी लाइफ में आया कि नहीं आया? फिर सर उसके बाद एक नया वर्ड आया हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है सर, ये भी आया। सर इसके बाद लॉकडाउन के टाइम और हमने बहुत सारे वर्ड देखे, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स देखे। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका स्कोप बहुत वास्ट है। अगर कोई भी चीज बिजनेस में इंक्लूड हो गई, कोई भी चीज बेटा अगर किसी दिन बिजनेस में इंक्लूड हो गई, तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर सब्जेक्ट के अंदर तुमको आ जाएगी। तो इट स्कोप इज वेरी वास्ट। सेकेंड इज इट इज एक्लेटिक। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्लेटिक मतलब होता है मल्टीपल डिसिप्लिन। जैसा इकोनॉमिक्स है वैसा ही आपका बीसी के है सर, ये मल्टी डिसिप्लिन का नॉलेज लेता है। अगर आप मेरे को एक बात बताइए कि ये हाइड्रोक्लोरोक्विन कहां से वर्ड आया? सर ये तो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, केमिस्ट यूज करते हैं, वो वर्ड है। क्वारंटीन वर्ड कहां से आया? ये आईटी वाला वर्ड है। तो तुम्हें नहीं लगता ये कहीं ना कहीं आईटी का भी नॉलेज यूज करते हैं? अच्छा साहब, आपने इसके बाद एन्यूटी वर्ड सुना है, हेजिंग वर्ड सुना मेरे मुंह से, आर्बिट्राज वर्ड सुना है सर, इसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग सुना है सर। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है क्योंकि सर सबकी सब इंपॉर्टेंट है। तो कहने का तात्पर्य ये कि सर इट इज वेरी वास्ट, इट इज एक्लेटिक सर, ये बहुत सारे फील्ड से अपना नॉलेज लेकर आता है, मैथ से भी लेकर आता है, साइंस से भी लेकर आता है, कॉमर्स से भी लेकर आता है, स्टैटिस्टिक्स से भी लेकर आता है, मार्केटिंग से भी लेकर आता है सर, ये बायोलॉजी से भी लेकर आता है। इट इज एक्लेटिक यानी मल्टी डिसिप्लिन। इट इज एवर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग। अगर आज रात को आदित्य शर्मा कोई नया टर्म नहीं पढ़ेगा तो मार्केट में कोई उससे आगे निकल जाएगा। यानी कि क्या है सर, ये इसकी वोकैबुलरी डेली इवॉल्व हो रही है, डेली बढ़ते जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ नए नए वर्ड आते हैं। क्या आपने कभी नीश मार्केटिंग वर्ड सुना है? क्या कभी आपने एफिलिएट मार्केटिंग वर्ड सुना है? क्या आपने कभी ब्लॉकचेन वर्ड सुना है? सर ये सारी चीजें रोज मार्केट में आ रही है और बीसी के रोज इसको एब्जॉर्ब करते जाता है। इकोनॉमिक्स में तो सर हम एज ओल्ड थियरीज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डेली हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। रही बात स्टूडेंट एंगल से, उसको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, पर जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे उस दिन आपको डेली खुद को अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट विल मूव टू, यस सर इसके 3 ही पॉइंट थे। सो डोमेन भी पार्ट क्लियर हो गया। इट इज वास्ट, इट इज एक्लेटिक मतलब मल्टीपल डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी जिसको बोलते हैं, एंड लास्ट इट इज एवर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग एंड एक्सपांडिंग। सर ये बढ़ता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है और बदलता ही जा रहा है सर, ये ऑनलाइन बिजनेस वगैरह। अच्छा आपको नो कॉस्ट ईएमआई ये वर्ड भी अभी पता चला होगा, ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई मतलब अभी मतलब कुछ सालों पहले पता चला होगा, उससे पहले तो ये वर्ड था नहीं कभी, नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह जैसा। तो ये रोज इवॉल्व हो रहा है, रोज डेवलप हो रहा है, रोज एक्सपांड हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर बेटा।
यू हैव टू बी पेशेंट गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप लोग मुझको मशीन समझ रहे हैं कि सर ने अभी एक लेक्चर लिया 9:15 तक, 9:25 तक इंटर वालों का लिया 10 मिनट, 9:30 को सर आ गए, इतने टाइम में सर ने नोट्स भी अपलोड कर देने चाहिए थे। सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंस, नहीं तो फिर मैं इग्नोर करना चालू कर दूंगा आप लोगों की क्वेरीज। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो नोट्स देना मुझे पता है, मेरी जिम्मेदारी है, पर बेटा आप इतने ही इम्पेशेंट बनेंगे ना तो या तो फिर मैं लेक्चर नहीं लूँगा, आपको नोट्स ही भेजता रहूँगा। नोट्स से आप पास नहीं होने वाले, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इससे पास हो गए, ठीक है। हज़ारों स्टूडेंट पास करवा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अभी डोमेन के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं फ्रॉम फास्ट ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट बट आई एम गोइंग टू रीड इट। सर डोमेन मतलब क्या हो गया, वापस अ स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज, एक आपका दायरा। सर तो ये दायरा कैसे, इट इज वास्ट, ये दायरा रोज बढ़ते ही जा रहा है, एंड सर इट इज एक्लेटिक। सर कुछ बताइए हमको, डोमेन्स बताइए। अगर एक्टिविटी के बेसिस पे डोमेन बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ डोमेन। अगर मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक दायरा है, मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इज अ डोमेन। उसी तरीके से ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ डोमेन, कॉमर्स इज ऑल्सो अ डोमेन, सर्विस इज ऑल्सो अ डोमेन। सो दिस पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दे हैव जस्ट गिवन सम एग्जाम्पल कि भैया क्या मतलब क्या होता है। आइए सर स्केल की बात करते हैं। स्केल, स्केल यानी आपका दायरा कैसा हो सकता है सर, माइक्रो हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है सर, मैक्रो हो सकता है सर, लार्ज हो सकता है। तो स्केल के बेसिस पर मेरा डोमेन यानी मेरा स्पेसिफाइड स्पीयर ऑफ नॉलेज कितना हो सकता है, माइक्रो नॉलेज हो सकता है, मैक्रो नॉलेज हो सकता है, लार्ज नॉलेज हो सकता है, मीडियम नॉलेज हो सकता है। जियोग्राफिकल लेवल पे आपका दायरा कितना हो सकता है सर, मैं एक छोटा सा दुकान लेकर बैठा हूँ, लोकल है, हो सकता है सर रीजनल लेवल पे, हो सकता है सर नेशनल लेवल पे मेरा डोमेन है। अंबानी साहब की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका डोमेन है। मेरे जैसे बंदे की बात करें नेशनल लेवल पे डोमेन है, किसी फेस टू फेस क्लास वाले का लोकल लेवल पे डोमेन है। सर ओनरशिप का डोमेन कैसे हो सकता है स्टेट ओन्ड हो, पब्लिक ओन्ड हो, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो सकता है सर। मार्केट, मार्केट में इन्होंने लिखा है रिसोर्स मार्केट, इक्विपमेंट मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट, ये टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। सर दिस आर नॉट दैट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये वो बात नहीं कर रहे सर, ये कुछ और बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, मार्केट यानी रिसोर्स मार्केट हो सकता है जहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्स मिलते हो सकता है सर इक्विपमेंट मार्केट यानी टूल्स मार्केट हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पूना विजिट किया हो बेटा, कोई अगर पूना विजिट किया हो तो पूना के अंदर में एक जूना बाज़ार करके एरिया है। जूना बाज़ार भी एक टाइप का मार्केट है जहाँ पर क्या होता है थर्सडे और संडे को ना वो रोड के ऊपर लोग मस्त सस्ते में सामान लगाते हैं, ठीक है, काफ़ी सस्ते में सामान रहता है। वहाँ पे आपको इक्विपमेंट टूल्स वगैरह भी मिलते हैं, हैंड टूल्स, कुल्हाड़ी, ये वो सब मिलता है, सब मिलता है वहाँ पे, कपड़े से लेकर, लेकिन एकदम चीप क्वालिटी का रहता है। तो स्टूडेंट के अंदर, जो पूना के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं जनरली, वो एक ना एक बार विजिट ज़रूर करते हैं वहाँ पे। आइए नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट यानी ग्रेन्स का मार्केट हो गया सर, उसके बाद फूड स्टफ्स का मार्केट हो गया। कैपिटल मार्केट यानी आपका ये फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं। लेबर मार्केट यानी ह्यूमंस का मार्केट, सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट जहाँ पे वस्तुएं बिकती हैं। सर उसी तरीके से स्टेक होल्डर के अंदर, स्टेक होल्डर इज वाइडर कंसेप्ट देन शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन आता है, स्टेक होल्डर के अंदर एंटरप्रेन्योर आता है, बिजनेसमैन आता है, प्रमोटर आता है, डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, गवर्नमेंट आती है, जनरल पब्लिक आती है, एम्प्लॉय आते हैं, सब आते हैं। सर फंक्शंस के बेस पे भी इन्होंने डिवाइड किया, ऑपरेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। फोकस बोल रखा है कंपनी वाइड, पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर फंक्शन। कंसर्न बोल रखा है सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस। मोड बोल रखा है कि भैया आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल, फिजिकल मॉडल, ब्रिक्स एंड मोटार। ब्रिक्स एंड मोटार भी एक फिजिकल ट्रेडिशनल मॉडल ही होता था जहाँ पर बेसिकली लेबर आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करके दे रहा है। इन स्टोर यानी दुकान पे आ रहा है कस्टमर, डिजिटल यानी ऑनलाइन, अंडरलाइनिंग डिसिप्लिन। सो from MCQ point of view this is least important, nothing is going to be asked from this particular part. I hope it is very clear. चलिए अब शुरुआत करते हैं एक्चुअल सब्जेक्ट की। सर टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है, आपकी नज़र में क्या है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं जानना चाहता हूँ। आप अभी बोलेंगे सर आपने कमेंट ऑफ कर रखे, हम कैसे बताएं।
पर जरा खुद ही सोचिए सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है? सर क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट? मतलब एक अकाउंटेंट होता है जो किसी कमरे में बैठकर किसी कोने में कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा रहता है? नहीं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंसिडर्ड एज कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेस एंड वेल्थ। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को मोदी जी खुद मानते हैं कि सबसे पावरफुल पर्सन है। सर उसकी साइन पे भरोसा किया जाता है। सर क्यों? क्योंकि उसको एक कस्टोडियन माना जाता है सर, उसको एक रक्षक माना जाता है, असली पहरेदार माना जाता है इकोनॉमी का। और आप लोगों को लगता है कि सर ये अकाउंट्स, ये लॉ, ये मैथ्स, ये इकोनॉमिक्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स? नहीं है सर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज बेसिकली नॉट अ कोर्स बट इट इज़ एन अप्रोच। सर आप किस तरीके से इकोनॉमी को देख रहे हो, किस तरीके से इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। ये है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो भैया BCK क्यों इंपॉर्टेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए? कल करके आप क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट आपको बोलता है साहब मेरी इन्वेंट्री स्लो मूविंग है और वो कुछ टाइम बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी। आप बोलोगे साला ये इन्वेंट्री तो समझ नहीं रहा, फिर ये ऑब्सोलीट और स्लो मूविंग समझ नहीं रहा, और ये बोल रहा है कि इसकी प्रोविजन बना दो, कुछ नहीं झेपेगा। अरे ऐसे कस्टोडियन बनना है तुम्हें, ऐसे रक्षक, ऐसे ट्रस्टी बनना है? नहीं साहब। तो आपसे माना जाता है, आपको माना जाता है कि आप लोग नेशन के कस्टोडियन हैं, नेशन के रिसोर्सेज के कस्टोडियन हैं, रक्षक हैं सर। तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कल करके आप एक बैंक में गए बैंक ऑडिट के लिए, आपको पता है बैंक ऑडिट में क्या होता है? सर बैंक ऑडिट सबसे जन्नत वाली जगह रहती है। वहाँ आप जाते हैं, आपकी जो खातिरदारी होती है, जो खाने को मंगवाते हो वो आपको खाने के लिए ला कर देते हैं, उनके पैसे पे भाई। नाश्ते के ले जाते हैं, चाय लेकर आते हैं, AC में बिठाते हैं, मस्त जिंदगी। आर्टिकलशिप के टाइम पे मिले तो बैंक ऑडिट मिले, ठीक है। तो भैया आप बैंक ऑडिट के लिए गए, बैंक ऑडिट में गए, आपने उसको बोला कि भैया अपना रजिस्टर लेकर आ, तो वो बोला साहब हमारे पास रजिस्टर ही नहीं है। और आप चले गए घर पे, बोला यार रजिस्टर ही नहीं, मैं चेकिंग क्या करेगा? तो भैया आपको कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट के बारे में भी तो नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब सर कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट के लिए आपको बहुत सारी कैट के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तभी तो आप कस्टोडियन बन पाएंगे, नहीं तो कैसे कस्टोडियन बनेंगे सर? गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वाले स्टार लॉर्ड जैसे आप चले जाएंगे सर, आपको गार्डियन माना जाएगा गैलेक्सी का और आप स्टार लॉर्ड की तरफ भाग जाएंगे। सर कहने का तात्पर्य क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को माना जाता है कि हर स्पीयर का नॉलेज हो, और ये सारे स्पीयर का नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए इकलौता सब्जेक्ट है आपके लिए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। साथ ही साथ सर कल आप फिर से ऑडिट पर गए और वहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए रिस्क के केस में आपको कंटीजेंसी प्रोवाइड करने आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि चाहे आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप मेरी तरह टीचिंग करें, आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज यू आर कंसिडर्ड एज कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। नाउ लेट्स रीड दिस पॉइंट। Importance of BCK for chartered accountant. The chartered accountant are the custodian of nation's resources. सर हम कौन हैं? सर हम रक्षक हैं इस नेशन के रिसोर्सेज के। और साहब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 99.999% चार्टेड अकाउंटेंट आज के टाइम पे जेन्युइन, ऑथेंटिक, इंटीग्रिटी वाले एंड ट्रस्टवर्दी है सर, कोई फ्रॉड नहीं करते वो। सर जहां फ्रॉड दिख रहा है वो वहां से उठ के चले जाते हैं। सर हमारा प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट हमको अननेसेसरी रिपोर्टिंग करके दुनिया में चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताने के लिए मना करता है, इसलिए जहां पाप हो रहा रहता है सर हम उस पाप के भागीदारी नहीं बनते हैं। सर हम सबसे अच्छा काम करते हैं सर, हम व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं और सर सब कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, आप समझिए, इसलिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है। पढ़िए सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। They are responsible for putting in credible system of truth and fair accounting. सर आप ही को ट्रूथ एंड फेयर अकाउंटिंग लिखनी पड़ेगी। सर अगर आपने कल करके गलत प्रॉफिट को वाउच कर दिया, कल करके आपने गलत प्रॉफिट को सर्टिफाई कर दिया, तो उस कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, हजारों इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा लगाएंगे, लेकिन जिस दिन फ्रॉड सामने आएगा साहब करोड़ों लोगों का पैसा डूबेगा, हाय लगेगी, बद्दुआ भी लगेगी, लेकिन सर फाइनेंशियल लॉस भी होगा। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है क्रेडिबल अकाउंटिंग एंड फेयर सिस्टम रखने की। In this concept, BCK is likely to make them more aware and responsive. तो सवाल ये था BCK क्यों? जवाब ये है BCK आपको अवेयर बनाता है। सर ये आपको अवेयर बनाता है। एक क्वेश्चन बनेगा जरूर इस पे। आइए सर, every business has its own peculiarity and associated variation in notation of product, inventory, profit and revenue model. साहब आपने ओला का नाम सुना है, आपने उबर का नाम सुना है। ओला उबर सुपर लॉस में, सुपर लॉस। हार्ली डेविसन सुना है? हार्ली डेविसन इंडिया में अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गया,
सर ऐसे तो ओला, उबर, फ्लिपकार्ट सबको ही लॉस में, पर ये कंपनी के पीछे लोग दीवाने हैं, करोड़ों अरबों लगाने के लिए रेडी हैं। सर क्यों ऐसा? सर उनका रेवेन्यू मॉडल, अगर आपने एक सीरीज देखी होगी द पिक्चर्स, ये इस पर आती है, टीवीएफ पर आई है, तो उसके अंदर वो उनका लॉस मेकिंग आइडिया रहता है, यानी इनिशियली लॉस होने वाला रहता है, पर उनको करोड़ों की फंडिंग मिलती है। सर आप लोगों ने ये चीज़ सुनी ही नहीं है आज तक कि लॉस मेकिंग बिजनेस जो होने वाला है उसके लिए करोड़ों की फंडिंग आने वाली है। तो यस माय फ्रेंड्स, आप लोगों को बिजनेस की पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। पिक्युलर in addition to the certain common laws that also businesses are subject to, each business is subject to host of specific laws specific to it. For example, सर मैं एक बिजनेस करता हूँ तो मेरे ऊपर लोकल, स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट का रूल तो है ही। सर मुझे टिन नंबर निकालना पड़ेगा, जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा, सर मेरे को शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, सारी बातें तो सही है, पर सर कल करके मेरी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी हो जाए तो ये सारी चीज़ें तो मुझे फुलफिल करनी है, पर सेबी का भी तो मेरे को नॉलेज होना चाहिए, बराबर है कि नहीं सर? लेकिन मुझे तो सेबी का नॉलेज होगा नहीं, तो मैं किसको बुलाऊंगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाऊंगा मेरा काम संभालने के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉमन लॉज के अलावा स्पेसिफाइड लॉज भी तो पता होने चाहिए ना सेठ। नेक्स्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी एबल टू कंडक्ट द ऑडिट डिलिजेंटली। सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स टाइम ऑडिट में स्पेंड करता है, तो वो ऑडिट भी बहुत अच्छे से कर पाए। आपको पता है दोस्तों, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी ऑर्डर हैं, जितने भी सीरियल कीज हैं, सब मैं इस फोन से बेचता हूँ। सर सारा का सारा काम चेंज हो गया है, क्यों सर? ऑटोमाइजेशन। तो उसी तरीके से कल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक ऑटोमेटिक फील्ड के अंदर जाना है। सर सिस्टम के अंदर डेटा घूम रहा है, वो डेटा सही है या नहीं पता करने के लिए, ऑडिट डिलिजेंटली कैरी करते आने के लिए उसके सारे टर्म्स पता होने चाहिए सर। चलिए आइए सर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा क्वेरीज पूछने के लिए, एंड में पूछिएगा क्वेरीज। भाई आप दिल खोल के लाइक नहीं ठोकते हैं, वैसे उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, पर ऐसा लगता है कितने लोग एंगेज्ड हैं, उससे एंगेजमेंट समझ में आती है मुझे लोगों की, और कुछ नहीं है। चलिए सर, एक बहुत बेहतरीन सवाल आ रहा है। सर कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, आप सुबह से लेकर रात तक आपने जो जो काम किए, उसमें से इकोनॉमिक पार्ट क्या है, नॉन इकोनॉमिक पार्ट क्या है, फटाफट बताइए। तो सबसे पहले आप मुझे, मैं कमेंट ऑन कर रहा हूँ बेटा, मैं कमेंट ऑन कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे आपसे आंसर चाहिए, ठीक है? और फालतूगिरी हुई तो फिर से अपन कमेंट बंद कर देंगे। सर अपने हाथ में ही घर की खेती है। चलिए सर आप मुझे बताइए। और भाई साहब इतनी क्वेरीज आप कब से अक्यूमुलेट करके बैठे हैं जी? साहब इन दोनों में से ये जो पहली लेडी है, जो मस्त शेफ के कपड़े पहनकर बैठी है, मस्त चकाचक, हाथ में बारबेक्यू लिया, सीख घुसा दी उसने, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, या फिर ये जो आंटी है जो घर पे टिफिन पैक कर रही है, बच्चे के लिए पता नहीं किसके लिए है, ये आंटी है, तो कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है? इकोनॉमिक, फास्ट फास्ट फास्ट। सर फर्स्ट वाली। सर सेकंड भी हो सकती है, अनंत अग्रवाल का एक आंसर आ रहा है। सर सेकंड भी हो सकती है। सर फर्स्ट लेडी, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट लेडी। सर फर्स्ट लेडी आप बोल रहे हैं, सर फर्स्ट लेडी कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर सेकंड कर रही है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द आंसर इज रॉन्ग बेटा, या फिर राइट, इट इज पार्शियली करेक्ट। सर सिर्फ कपड़े के बेसिस पर आपने जज किया कि उसने कपड़े पहने। अरे सर हो सकता है कि उसको कुकिंग का शौक है और वो घर पे अपने घर वालों के लिए खाना बना रही है अच्छे से, अच्छे कपड़े पहनकर, तो सर आपने कपड़ों के बेसिस पे जज किया। और सर ये दूसरी आंटी को आपने कपड़ों के बेसिस पे जज किया, हो सकता है ये मेस चला रही हो। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा, दोनों चीज में ध्यान रखिएगा। सर चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, आप सिर्फ कपड़े के बेसिस पे जज नहीं कर सकते बेटा। ये वाले पहले केस में इसको भी सामग्री लग रही थी, दूसरे केस में इसको भी सामग्री लग रही थी, यानी चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, दोनों केस में रिसोर्सेस भी लग रहे हैं। तो सर सवाल यह है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक कैसे आइडेंटिफाई करें? सर बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी समथिंग इन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं, सर कोई भी एक्टिविटी अगर आप समथिंग इन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में कर रहे हैं इकोनॉमिक पन में। साहब मैं वो बुक देने गया था ना, तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या था? सर इंटेंशन था कि स्टूडेंट ने पेन ड्राइव खरीदी, अब उसके पैसे चाहिए।
साहब सेम बुक अगर मैं मेरे दोस्त को देकर आता हूं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। तो सर बुक्स उस केस में भी उतने रुपए की गई, दूसरे केस में भी उतने की गई। सर रिसोर्सेस यानी मेरा टाइम भी उतना गया। पर इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक ही पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है, और वो सर है मोटिव। मोटी नहीं, मोटिव। सर मोटिव का मतलब क्या है? इंटेंशन। अगर आप समथिंग इन रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में कर रहे हैं तो भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अगर आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चलते हुए कर रहे हैं तो बेटा इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंगल हैंडेडली अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, तो भैया उसमें जज मत करना कपड़ों से, रिसोर्सेज से भी जज मत करना। भैया दोनों केस में तुम्हें फूड स्टफ रॉ मटेरियल लग रहा है, तो सर चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, रिसोर्सेस यानी टाइम, ह्यूमन, रॉ मटेरियल सब सेम लगता है, पर सर इंटेंशन मैटर करता है। सर इंटेंशन ही मैटर करता है। इंटेंशन डिफाइंस द पर्सन यू आर। बात समझ में आई बेटा? सर इंटेंशन सिंगल हैंडेडली डिटरमाइंस द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सर मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी चीज बोलता हूं। आपका एक दोस्त है, सर आपने उसको स्लैप किया। अब इंटेंशन क्या है डिपेंड करता है। अगर आपने उसको गुस्से से मारा तो भैया झगड़े हो जाएंगे, पर वो सुधर जाए इसलिए आपने मारा, उसके भले के लिए मारा, इंटेंशन बदल गए, सर वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका स्लैप पे। समझ में आ रहा है? इंटेंशन मैटर। चलिए पढ़ते हैं। ऑल दैट वी डू टू अर्न अ लिविंग कंप्राइजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर अगर अपन कुछ भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, यानी कि सर कुछ कमाने के लिए अगर हम करते हैं, तो सर अपना पेट पालने के लिए करने वाली एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेस्ट आर रेफर्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर मैं जगराते में जाता हूं, जय माता दी करता हूं, सर मेरे को इसके पैसे नहीं मिलते, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ये तो सोशल एक्टिविटी है। पर सर वो जो सिंगर गाना गा रहा है ना, जय माता दी बोलो जय माता दी, उसको पैसे मिल रहे हैं, सेम काम। सर उसका इंटेंशन प्रॉफिट है, मेरा इंटेंशन सोशल है। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। Economic activity are said to be driven by rationality, that is what do I get in return or what is in it for me। सर मेरे लिए क्या है और मुझको क्या मिलेगा। सर ये बन गया इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? सर ये प्योर सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म, इंथुजियाज्म, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण की जाने वाली चीजें। सर सवाल ये आता है कि सर ये जो आप काम कर रहे हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये मिक्स है बेटा। जिस तरीके से हमारे जो सोल्जर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बॉर्डर पे, बेटा इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनको पैसा तो मिल रहा है, पर सर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पैट्रियोटिज्म के कारण भी काम कर रहे हैं। तो सर कुछ ऐसे केस हैं जहां पे आप प्योर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक नहीं कर सकते। ऐसे केस का डिस्कशन हमारे स्कोप के बाहर है। हमें इकोनॉमिक मतलब भैया बिजनेस वाला पर्सन, और नाम में ही लिख दिया उन्होंने बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। आई थिंक आई शुड ओपन अप द चैट। बच्चे थोड़ा सा चैट मांग रहे हैं, मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, है ना बेटा? आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, बाकी लोग हैंडल कर सकते हैं इधर उधर की क्वेरी। थोड़ी देर के लिए चैट ओपन है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय इमोशन, सेंटिमेंट, रीजन और एल्ट्रुइज्म, दैट इज सेल्फलेस कंसर्न। सर निस्वार्थ भावना से करी गई चीजें। Thus, human engage in social, religious, cultural, personal, recreational, charity, patriotic activity are bundled together as non-economic activity। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। तो सर ये लेडी पहली वाली अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, कुछ समथिंग इन रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से कर रही है, तो इकोनॉमिक है, अदरवाइज नॉन इकोनॉमिक। सेम गोस फॉर लेडी टू। तो कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर गलत नहीं है। It is interesting to note that even non-economic activity have economic dimension। सर मतलब क्या? अरे साहब मान लेते हैं ये लेडी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, घर वालों के लिए खाना बना रही है, सर तो भी इसको रॉ मटेरियल लगेगा, अपना टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, गैस लगेगा, सर सारी चीजें लगेगी। सर अगर ये मेस में भी कर रही होती है, सर्विस दे रही होती, तो भी सर इसको सेम चीजें लगी होती हैं। तो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक का डायमेंशन सेम है, इंटेंशन मैटर्स। It is interesting to note that even non-economic activity have economic dimension, that is time, money and material. The motive or the intent behind any activity is singularly strong determinant। साहब क्या मतलब बोला इसका? साहब इसका मतलब बोला कि मोटिव या फिर आपका इंटेंशन ही डिटरमाइन करेगा कि इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है। सर बाकी चीजों पे आप ध्यान नहीं दे सकते। सर ये वीडियो यहां पर जो मैं आपके लिए बना रहा हूं इकोनॉमिक है,
ठीक है, मान लेते हैं इकोनॉमिक है। 5 मिनट बाद अगर मान लो मुझको ऐसे फन के लिए अपना व्लॉग डालना है, टाइम पास के लिए डालना है, सर वो नॉन इकोनॉमिक है। रिसोर्स तो सेम लगा, लाइफ सेम लगी, एसेट का डेप्रिसिएशन सेम लगा, मेरा टाइम सेम लगा, एवरीथिंग तो कॉमन है। फिर सर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिस्टिंक्शन क्या है? सर इंटेंशन। हाँ जी फैजान थैंक यू। ऐसा कह सकते हो, अगर मैं फीस लेता तो वो प्योरली इकोनॉमिक दिख गया था। पर बेटा तुम्हें नहीं लगता ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ इसके अंदर भी थोड़ा सा इकोनॉमिक मोटिव है? मतलब इतनी भी तारीफ मत करो, आप जाके कल करके इंटर में किसके पास आने वाले? बेटा मेरे पास ही आने वाले हैं। तो आज नहीं है पर समथिंग आई विल गेट इन रिटर्न ना, फ्यूचर में तो आप मेरे पास आने ही वाले ना। तो इसको प्योरली नॉन इकोनॉमिक भी तो नहीं कह सकते सर इसको इकोनॉमिक भी तो कहेंगे ना। एल्ट्रिज्म मतलब सेल्फनेस सर, निस्वार्थ भावना से करी गई चीज है। सर डिकोटोमी ये एक बार सर्च कर लो बेटा इंग्लिश में, हाथ अपना तंग है, नहीं तो बीसीआर भी उठा लिया होता। पार्शली है मतलब राइट सर, आपका इंटेंशन तो है। अभी तो सेल्फलेस निस्वार्थ भावना से करता हूँ, पर सर मल्टी डिसिप्लिनरी एक ही बात है। मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत सारे डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिनरी मतलब 2-3 चीजें एक साथ यूज करना, वही है। मतलब खुद का छोड़ के 2-4 चीजों का भी ज्ञान लेना। फिर भी सर ऐसा कोई पर्सन ही करता है, नहीं समझा। हाँ देखो कल करके मैं मेरा चैनल मोनेटाइज कर दूंगा, उसके पीछे रीजन अर्निंग नहीं है। मैं आपको रीजन बताऊँ क्या? हाँ बहुत अच्छी चीज़ पूछी प्रतीक सिंह ने। प्रतीक सिंह ने पूछा सर आपका चैनल कल करके मोनेटाइज करवा देंगे हम, बराबर। तो सर ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया? नहीं। ऑल्दो वहां से पैसे आएंगे, मैं मेरा चैनल मोनेटाइज क्यों करूंगा? मैं मेरा चैनल इसलिए मोनेटाइज करूंगा क्योंकि जब अपन चैनल मोनेटाइज करते हैं ना, पैसे नेग्लिजिबल मिलते हैं, लेकिन गूगल उसमें एडवर्टीजमेंट करके चारों तरफ फैलाता है। क्योंकि गूगल क्यों मेरे को प्रमोट करेगा, क्यों मुझे पैसे देगा? क्योंकि उसको मौका मिल रहा है कि आदित्य का वीडियो हर कोई देख रहा है, चलो अब अपन ऐड लगाते हैं। तो गूगल कमाने के इंटेंशन से मेरे को पैसे देता है थोड़े से। तो यहां पर चैनल अगर मोनेटाइज हो जाता है ना, तो उस पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं, उल्टा नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है मेरा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक मेरा डेटा पहुंचे। मुझे उसमें पैसे का इंटेंशन नहीं है, ऑल्दो पैसे आ रहे हैं लेकिन मेरे को पैसे नहीं है, इंटेंशन नहीं है साहब अपना। पर क्योंकि पैसे आ गए सर, वो इकोनॉमिक टेंट लगी गया, उसको इकोनॉमिक डॉट लगी गया सर। जी सर। तो सर मैं चैनल करूंगा मोनेटाइज, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा 2-3 दिन में चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मोनेटाइजेशन के पीछे का रीज़न आप समझ लीजिए, मास रीच करने के लिए। क्योंकि गूगल भी आपका वीडियो तभी प्रमोट करता है जब उसको कुछ फ़ायदा हो। उसको फ़ायदा कब होता है? जब मैं उसको एडवर्टीजमेंट करने का मौका दूँ, तो उसको एडवर्टीजमेंट का मौका दे देंगे। हाँ जी आगे बढ़े बेटा। चलिए सर थोड़े से ना डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अभी मैं चैट करता हूँ बंद, है ना, मैं वापस ऑन कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। आइए सर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक। सर इंस्टीट्यूट ने ना एक सिंपल लॉजिक दे दिया, तेरा मोटिव डिफाइन कर ले, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक है। पर सर अभी आपने देखा कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरा इंटेंशन, ध्यान से सुनिएगा सर, देखो ट्रिक पॉइंट है, मेरे साथ बढ़ो आगे। सर ये नजर हटी दुर्घटना घटी वाला पॉइंट होने वाला है। सर इंस्टीट्यूट ने बोल दिया अगर तेरा इंटेंशन नॉन इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक, तेरा इंटेंशन समथिंग इन रिटर्न है इकोनॉमिक। मैं इंस्टीट्यूट के पास गया, मैंने बोला इंस्टीट्यूट नॉक नॉक, इंस्टीट्यूट ये जो मोनेटाइजेशन करना चाहता हूं चैनल, बच्चा बोल रहा है कि सर आपको पैसे मिलेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया। सर मेरा इंटेंशन तो मोनेटाइज करने के पीछे ये था कि गूगल चारों तरफ इसको प्रमोट करे। तो साहब मैं बच्चों के सामने क्या बोलूं कि इकोनॉमिक है और नॉन इकोनॉमिक है, बराबर है कि नहीं? मैं गुस्सा आया इंस्टीट्यूट के सामने। इंस्टीट्यूट बोलती है देख भाई तेरे इंटेंशन कुछ भी होने दे, तेरा इंटेंशन अच्छा है बुरा है वो तो सर जनरल केस में लगते हैं इंटेंशन, लेकिन आपको कुछ और चीजें भी समझनी पड़ेगी अपनी एक्टिविटी को क्लासिफाई करने के लिए। तो चलिए आदित्य शर्मा सर के चैनल के मोनेटाइजेशन की बात को ही कंसीडर करते हुए अपन करते हैं डिस्टिंग्विश इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग, वो साहब यहीं पे फेल हो गया अपना मोटिव।
साहब इनकम तो हो रही है, नहीं चाह रहा था मैं गूगल की एड से इनकम हो, नहीं चाह रहा था पर हो तो रही है। तो इंस्टीट्यूट ने बोल दिया भाई क्लियरली इकोनॉमिक पे चला गया। मैं मानता हूं तेरी इच्छाएं कुछ और है, लेकिन तू ग्रे एरिया में, ना ही तू व्हाइट में ना ही तू ब्लैक में, ग्रे एरिया में है, तो तेरे को ये चेक करना पड़ेगा सर। पढ़िए सर, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो जनरली इनकम जनरेटिंग रहती है। ध्यान गौर फरमाना सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग। इट इज नॉट नेसेसरी दैट all this income may be earned in the form of money, they may be earned in kind too। सर जरूरी नहीं कि सारा का सारा पैसा मुझे पैसों में ही मिले, सारा का सारा इनकम। सर कैसे? अभी मेरे एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या करता है, मेरे को थंबनेल बना के देता है, यहाँ पे जो पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए सारी चीजें बना के देता है। तो साहब मैं उससे फीस नहीं लेता और उसके बदले मुझे ये काम करके देता है। एक स्टूडेंट मेरे नोट्स बना के देता है। तो साहब आपको समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों साइड से चल रही है, पर कहीं पैसे का लेन देन नहीं है। पैसे का लेन देन क्लियर इकोनॉमिक, अगर पैसे का लेन देन नहीं है फिर भी सर इकोनॉमिक हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्टिव। यस सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव रहती है, इससे समथिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही बनता है। नहीं तो मैं यहां पर आकर बैठा हुआ बस ऐसे ही बैठा हूं, अरे भाई तुम बताओ आओगे क्या मेरे पास? ऑब्वियसली नहीं आओगे सर, जब तक कुछ प्रोडक्टिव नहीं है तब तक कुछ इकोनॉमिक नहीं है सर। लेकिन मैं आपको इसमें भी एक एक्सेप्शन बताऊं, एक एक्सेप्शन सुनो। रिसेंटली एक बंदा था, शायद सिंगापुर का था या मलेशिया का था, उसने 9 घंटे ऑफ नथिंग, 9 घंटे बैठा रहा, कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो डाला, मिलियंस में व्यू आ गए सर। कमा लिया उसने, ना कुछ करते हुए भी कमा लिया सर। एक कलयुग है, यहाँ पे सारी थियरीज एप्लीकेबल होकर सारी थियरी फेल भी हो जाती है। पढ़िए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेसिकली इनकम जनरेटिंग, ये तो पहला देख लिया। और दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। प्रोडक्शन इसेंशियली, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा है अपन ने, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन इसेंशियली इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नीड सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, हंटिंग, फार्मिंग, प्रैक्टिस ऑफ अ क्राफ्ट। सर सारी एक्टिविटी दे रखी है सर। ये गजब का पॉइंट आने वाला है, प्रोडक्शन में बी डन आइदर फॉर सब्सिस्टेंस। सर सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सर सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि आपने आप ही के लिए अनाज बनाया और आपने उसे खा लिया। सर आपने ही अपने लिए एक असेट कंस्ट्रक्ट किया और उसी में रहना चालू कर दिया। तो सर सब्सिस्टेंस का मतलब क्या? खुद के लिए बनाया, खुद के लिए यूज कर लिया, दैट इज सेल्फ कंजम्पशन। और दूसरा फॉर मार्केट, प्रोडक्शन दोनों के लिए हो सकता है, सब्सिस्टेंस यानी खुद के लिए भी हो सकता है और मार्केट के लिए भी हो सकता है। प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी। सही है सर। सर प्रोडक्शन होगा तभी तो सप्लाई होगा। तो एक बार समराइज करते सारे पॉइंट को। मैं इंस्टीट्यूट के पास गया, मैंने बोला और बताओ और बताओ, तो बोले प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है, तो उसके अंदर क्या होता है? जनरली इनकम जनरेटिंग रहता है। मैंने बोला ओके, पहला पॉइंट समझा आपका, इनकम जनरेटिंग। फिर वो बोलते हैं प्रोडक्टिव है। मैंने बोला प्रोडक्टिव मतलब बताओ, तो बोलता है प्रोडक्शन हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। अच्छा, मैंने बोला अगर मैं मेरे लिए सब्जियां उगा रहा हूं और वही खा रहा हूं तो क्या ये प्रोडक्शन है? तो बोलते हैं हाँ ये प्रोडक्शन है। मैंने बोला ओके। मैं ये मार्केट में बेच रहा हूं तो क्या ये प्रोडक्शन है? बोलते हैं हाँ ये प्रोडक्शन है। तीसरा, उन्होंने बोला प्रोडक्शन इज सप्लाई साइड। सर अभी गजब का पॉइंट आने वाला है, आधा बच्चा यहीं पे ट्रिक आउट होने वाला है। सर कंजम्पशन इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, इफ़ आई बॉट दिस टी शर्ट, मैंने अगर टी शर्ट परचेज करी, अगर मैंने कैलकुलेटर खरीदा, सर मैंने इन एक्टिविटीज़ को कंज्यूम किया, सर मैंने बाहर जाके होटल में खाना खाया, सर दिस इज ऑल्सो प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस इज नॉट प्रोडक्शन, सॉरी, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर कैसे? कंजम्पशन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड। जिस तरीके से प्रोडक्शन सप्लाई था, सर एक सिक्के के दो पहलू। सर एक है सप्लाई साइड, एक है डिमांड साइड। सप्लाई मतलब प्रोडक्शन और डिमांड मतलब कंजम्पशन। सर प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक है और कंजम्पशन भी इकोनॉमिक है। सर ये एक सिक्के के दो पहलू है। तो कल करके तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम शॉपिंग पर जा रहे हो, तुम क्या इकोनॉमिक कर रहे हो? ठीक है, कल करके जो भी यहाँ पे हाउसवाइफ वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, तुम क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो? अरे भाई मुझे एक बात बता, अगर ये लेडी शॉपिंग करने नहीं जाएगी तो सेलर सामान किसको बेचेगा? सेलर अगर सामान नहीं बेचेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन भी तो होना जरूरी है ना। सर प्रोडक्शन को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं लेकिन उसको कोई कंज्यूम करने वाला ही नहीं है, तो भैया कैसे उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट होगी? तो सर प्रोडक्शन भी
अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो सर कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन सप्लाई साइड के बारे में बात करता है, कंजम्पशन डिमांड साइड के बारे में बात करता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन रिप्रेजेंट डिमांड साइड। सर नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट कुछ बोल रखा है, इट इज नॉट अ डिफरेंशिएटिंग और डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, एक ऐसे ही जनरल पॉइंट लिख दिया। सेविंग, सर जो पैसा हम बचाते हैं, इन्वेस्ट जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जो उस पर रिटर्न मिलता है उससे वेल्थ आता है, तो उसके बारे में कुछ बोल रखा है। अनस्पेंट इनकम कंप्राइजेस सेविंग, जो इनकम खर्च नहीं करी वो सेविंग होती है। इस पर 1 मार्क्स का एमसीक्यू बनेगा। सर अनस्पेंट इनकम इज डैश, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। सर अनस्पेंट इनकम, जो इनकम खर्च नहीं करे वो क्या है सर? सर वो सीधी बात है, सेविंग है। The financial sector are the channel through which the savings are converted into investment and wealth. The corporate sector and the government borrows this saving and invest them further. चैप्टर नंबर 5, मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 5, इंस्टीट्यूट के हिसाब से चैप्टर नंबर 3, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले आप करेंगे सेविंग, सेविंग जाएगी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट बैंक में और वहाँ से होगा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो सर वो ये बात को एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे। सर एक बार क्विकली समराइज करिए। ओके बेटा ओके, मैं जानता हूँ काफ़ी स्टूडेंट इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि उनका डेटा पैक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीक से मैं आफ्टरनून में शिफ्ट कर दूंगा बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं, एक सेशन तो आफ्टरनून में शिफ्ट कर ही दूंगा मैं, कोई टेंशन की बात नहीं। सर आइए सर क्विकली समराइज करते हैं, क्विकली रिकैप लेते हैं पूरे के पूरे पार्ट का, फिर मैं आपकी क्वेरीज हैंडल करूँगा। सर बीसी के सब्जेक्ट के बारे में बताओ। बीसी के वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर से जो वर्क वाला पार्ट है वही बीसीके के अंदर अपने को पढ़ना है, हमें सिर्फ बिजनेस वाले पार्ट पे फोकस करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन। डोमेन मींस स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कैसा है? इट इज वास्ट, बहुत फैला हुआ है सर। इट इज एक्लेटिक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर इंटरडिसिप्लिनरी बोलो। एंड सर इट इज एवर इवॉल्विंग, एक्सपांडिंग एंड चेंजिंग। सर ये बढ़ भी रहा है, बदल भी रहा है। फिर सर ये तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बीसीके क्यों इंपॉर्टेंट है? ही इज कंसिडर्ड एज कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेज, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द क्रेडिबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट आपको रिस्पॉन्सिव बनाएगा। सर वैसे तो आपको जनरल लॉस के बारे में पता होना ही चाहिए, उसके बाद स्पेसिफाइड लॉस के बारे में भी पता होना चाहिए। कल करके आप स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट करने गए तो आपको सेबी के लॉस पता होने चाहिए, और सर आप ऑडिट बड़ी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ इसलिए। फिर सर ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उसमें कुछ इकोनॉमिक है कुछ नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक कैसे पता चलता है सर? इंटेंशन से। इंटेंशन से पता चलता है, अगर समथिंग इन रिटर्न के हिसाब से कर रहे हो तो भैया इकोनॉमिक है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, नेचुरल लव, अफेक्शन, सोशल या फिर कल्चरल रीजन के कारण कर रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर भाई कपड़े पे नहीं जाना। सबसे बड़ी बात है, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, यूज होने वाले रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट है। सर फिर कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जनरल क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली इनकम जनरेटिंग रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली प्रोडक्टिव रहती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा हमने, प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड एंड कंजम्पशन रिप्रेजेंट डिमांड साइड, दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर इतना पार्ट देखा अपन ने। अब आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं चैट्स कर रहा हूँ ऑन। बेटा टाइमिंग मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, आई नो आपकी डेटा पैक ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी, चलिए जिसका रिकॉर्डिंग पर्पस से था उसकी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। दोस्तों रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ और अभी मैं आप लोगों को क्वेरीज लेता हूँ, ठीक है।